नयन आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, जो एक तरीके से संविधान की पूरी जानकारी देता है, एक आउटलाइन देता है। और ये इससे हमें पता चलता है कि हमारा संविधान चाहता क्या है, क्या नेचर है, क्या उद्देश्य है, पावर किसको मिलता है। यह यूपीएससी, यूपीपीसीएस किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसी के संदर्भ में आज हमारी पूरा ये वीडियो इसी पे चर्चा होगा कि प्रस्तावना से हमें मिलता क्या है, क्या क्या है, पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, जो हमने नयन आईएएस का ये कार्यक्रम चालू हुआ है ऑनलाइन पोर्टल, बेसिकली यही है कि हर एग्ज़ाम की जो कठिनाइयाँ हैं उसको दूर किया जाए और लोगों को जो भी बारीकियां हैं जिससे कि कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके और जल्दी से जल्दी व्यक्ति सेलेक्ट हो सके और वो बिना परेशानी के हर चीज़ें अवेलेबल हो। इसी संदर्भ में इस नयन आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल को चालू किया गया है, जिसमें पहला इस टॉपिक को जो हम लेके आए हैं, प्रस्तावना, जो संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, प्रस्तावना जो होता है, जिसको संविधान का आधारभूत ढांचा भी कहा जाता है, केशवानंद भारती के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का आधारभूत ढांचा भी कहा है। अगर हम बात करें तो प्रियम्बल, प्रस्तावना से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो प्रस्तावना से याद रखिएगा 3 चीज़ों की जानकारी मिलती है। पहला, संविधान में सत्ता का स्रोत क्या है, मतलब संविधान में पावर का सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, मतलब संविधान पावर देता किसको है। तो याद रखिएगा, पावर देता है हम भारत के लोग, पीपुल ऑफ इंडिया। पावर किसको देता है? पीपुल ऑफ इंडिया, भारत की जनता को पावर देता है। मतलब संविधान में एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है, संविधान में सत्ता का स्रोत कौन है? भारत की जनता है। अब आप पूछेंगे कि जनता अपने इस पावर का उपयोग कैसे करती है, तो दोस्तों याद रखिएगा, संविधान में जो सत्ता का स्रोत है भारत की जनता, ये इसके लिए इलेक्शन में थ्रू चुनाव अपने पावर को अपने प्रतिनिधियों को ट्रांसफर करती है, चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वो हमारे लिए 5 साल काम करते हैं। इसीलिए याद रखिएगा, चुनाव लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है और कहा जाता है कि जितना ज़्यादा बढ़िया इलेक्शन होगा उतना ही बढ़िया शासन व्यवस्था चलेगी। तो इसी के लिए हमारे संविधान में इलेक्शन कमीशन का एक अलग रोल ही दिया गया है, जो संवैधानिक पद है कि चुनाव, उसका मेन काम है चुनाव कराना। चुनाव क्या हो? फ्री एंड फेयर होती है। इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। मतलब पहला, हम संविधान प्रस्तावना से क्या जानकारी मिलती है, संविधान में सत्ता का स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा पीपुल ऑफ इंडिया। दूसरा आता है संविधान की प्रकृति क्या है, तो सबसे पहली प्रकृति होती है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब यह है कि हमारी सरकार किसी के अधीन काम नहीं करेगी, इंटरनल एक्सटर्नल किसी के अधीन हमारी गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, बिना किसी दबाव के हम फ्री हैं कोई भी निर्णय लेने के लिए। इसको कहते हैं संप्रभुता। इसीलिए कहा जाता है इंडिया इज ए सोवरन कंट्री, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा समझिएगा कि हम संप्रभु हैं, लेकिन अगर मानवीय मुद्दे पे जैसे कोई मानवीय समस्याएं हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हम पे भी पड़ता है। जैसे भी कोविड का काल रहा, तो जाहिर सी बात है दुनिया की समस्या होगी तो हम पे भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली हम कोई भी एक्शन लेने के लिए फ्री हैं और हमारी पार्लियामेंट किसी भी प्रकार के दबाव में काम नहीं करेगी। इसको कहा जाता है इंडिया इज ए सोवरन कंट्री। दूसरा आता है दोस्तों समाजवादी। समाजवादी ये बेसिकली 42वें संविधान संशोधन में 1976 में संविधान में जोड़ा गया और इसके साथ समाजवादी गण मतलब कहा जाए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद। हमारा जो समाजवाद है कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो अगर हम कहें तो यहाँ पे क्या है कि अमीरी गरीबी के बीच के अंतर को दूर किया जाता है, जो आगे हर व्यक्ति को वो माहौल दिया जाता है जिससे वो आगे बढ़ सके, अपना विकास कर सके। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं द फुलफिल द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, मतलब अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को दूर करना। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, देखिए ऐसा नहीं है कि जो आगे बढ़ रहा है उसको रोका जाएगा, गवर्नमेंट उसको भी सुविधाएं देगी। जो पीछे छूट गया है उसको हम क्या करेंगे, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे आप देखिए मनरेगा चल रहा है, कई प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं। अब देखिए सरकारी स्कूल भी हैं जहाँ कम पैसे में पढ़ाई होती है, वही डिग्री मिलती है, प्राइवेट स्कूल भी चल रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक तरीके से हम उस गैप को भरेंगे और सबको समान अवसर प्रदान करने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा समाजवाद, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रियम्बल में जोड़ा गया। दूसरा होता है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता जो हमारे संविधान का एक कह सकते हैं कि एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ, याद रखिएगा एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ में ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि ये संविधान का एक तरीके से बेसिक फीचर है, आधारभूत ढांचा है। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि
भारत का अपना धर्म कोई नहीं है, धर्म व्यक्ति और भगवान के बीच का मामला है। और इसको पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में मौलिक अधिकारों में इसका पूरा का पूरा वर्णन किया गया है। मतलब धर्म व्यक्ति और भगवान के बीच का मामला है, राज्य से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ मामलों में जैसे कि नैतिकता, पब्लिक हेल्थ कह सकते हैं कि व्यवस्था, इस संदर्भ में राज्य कुछ नियंत्रण कर सकता है। लेकिन धर्म किसको मानना है किसको नहीं मानना है, ये संविधान का बेसिक फीचर है। धर्म के आधार पे कोई काम नहीं होगा। इसको कहते हैं सेकुलर, मतलब इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। हर धर्म के लोग को यहाँ आराम से रहें, उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और धर्म को राज्य से कोई लेना देना नहीं है। धर्म व्यक्ति और भगवान के बीच का मतलब है। धर्म में राज्य केवल वही उसको कि कुछ जैसे अनुच्छेद 25 पढ़ेंगे तो कुछ मामले जैसे पब्लिक हेल्थ है, मोरालिटी है, इस आधार पे कुछ मतलब मैनेज कर सकते हैं। और राज्य का कोई हस्तक्षेप इस पे नहीं होता, जो हम आगे मौलिक अधिकार में चर्चा भी करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये संविधान का आधारभूत ढांचा है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना SR बोमई बनाम भारत संघ के मामले में। दूसरा है लोकतंत्र। लोकतंत्र आप भी जानते होंगे, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। मतलब डेमोक्रेटिक अप्रोच हमारा होगा, डेमोक्रेसी को हम आगे बढ़ाएंगे और दुनिया में भी हम चाहेंगे कि लोकतंत्र का विकास हो, हम इसको मानते हैं। और गणराज्य का मतलब होता है कि भारत में कोई अनुवांशिक राजा नहीं होगा, हर पद हर व्यक्ति के लिए खुला होगा। राष्ट्रपति हमारे गणराज्य का प्रतीक है। कोई भी व्यक्ति जो योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो, जो भी मतलब राष्ट्रपति की है, कोई भी व्यक्ति जो उस योग्यता को रखता है, उस मानक को पूरा करता है, वो चुना जा सकता है। इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। तो याद रखिएगा, ये हमारे संविधान का नेचर है। सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इसको हम कह सकते हैं यस 3DR। ये हमारे संविधान का। इसके बाद अब आता है दोस्तों कि हमारा संविधान इसके द्वारा, इस प्रकृति के द्वारा क्या चाहता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले सामाजिक न्याय, सोशल, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। हमारा संविधान क्या चाहता है? सोशल जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो एंड इकोनॉमिक जस्टिस हो। सोशल जस्टिस का मतलब क्या हो कि सबको, समाज में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आप देखेंगे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 से 18 में सामाजिक समता लाने की बात की जाती है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये है सामाजिक न्याय लाना। राजनीतिक न्याय लाना, अगर हम बात करें तो सबको समान भागीदारी दी जाएगी, लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होगी, सबको अभिव्यक्त, वाक्य एवं अभिव्यक्त की स्वतंत्रता होगी। मतलब 19 अगर हम बात करें तो एक तरीके से फ्रीडम होगा, हर व्यक्ति संघ बना सकता है, मूवमेंट कर सकता है, भाग ले सकता है, सबको समान अवसर दिया जाएगा। और आर्थिक न्याय का मतलब हुआ संसाधनों का समतापूर्ण वितरण किया जाएगा। संसाधनों को पे सबके ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि हर व्यक्ति संसाधन का उपयोग करे, हर व्यक्ति का विकास हो। ये है आर्थिक न्याय। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये संविधान का भाग 3 और 4, मतलब मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, दोनों इस अधिकार को पूरा कराते हैं। भाग 3 और 4 मतलब सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। और हम ये कह सकते हैं कि भाग 4 में भी समान अवसर, इस मनरेगा क्या है? सब संसाधनों को सबको पहुंचाया जाए, गरीबी दूर करने की जो इतनी योजनाएं हैं, ये सब भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से हम लाने की कोशिश करेंगे, प्रतिष्ठा और अवसर की समता को बनाए रखने की कोशिश करेंगे, सबको समान अवसर प्रदान किया जाए और इसके वाला समाज में बंधुता की विकास हो, बंधुता आए और एकता और अखंडता को बढ़ावा दिया जाए। ये हमारा उद्देश्य है। मतलब दोस्तों, प्रियम्बल से 3 चीज़ों की जानकारी मिलती है। संविधान में सत्ता का स्रोत क्या है, संविधान की प्रकृति क्या है, अगर मेंस में भी आप आंसर लिखते हो तो ऐसे ही लिखना है, और संविधान का उद्देश्य क्या है। और अगर हम बात करें प्रस्तावना में तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा जाता है कि इंटीग्रिटी को जोड़ा गया, समाजवाद को जोड़ा गया और पंथनिरपेक्षता को जोड़ा गया। ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। शुरुआत में ये नहीं था। दूसरा आता है कि इसको लेके प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो बेरूबाड़ी केस में
ये एक तरीके से मन की कुंजी है, इस रूप में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की। आगे केशवानंद भारती का मुकदमा जो कहा जाता है कि अब तक का सबसे बड़ा मुकदमा है, इसमें इसको आधारभूत ढांचा भी माना गया और ये कहा गया कि ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। और ये माना जाता है कि आधारभूत ढांचे की व्याख्या करने के दौरान ये संविधान की जो प्रकृति है एक प्रकार का आधारभूत ढांचा ही है जिसको बनाए रखना, और यही हमारे पूरे के पूरे संविधान का, अगर इसको हम देखें तो समझ में आ जाता है कि हमारी सरकार को कैसे काम करना चाहिए, किसको बचाए रखना चाहिए, क्या है। तो एक तरीके से प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, ये पूरे की पूरी जानकारी हमें देता है। याद रखिएगा, ये रहा हमारा प्रियम्बल, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी पूछता है संप्रभुता का मतलब क्या है, लोकतंत्र गणराज्य, या पूछ दे सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय का मतलब क्या है, संविधान में कहाँ है इसका वर्णन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या जोड़ा गया, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और मेंस में भी यहाँ से आता है। तो ये है आपका पूरा का पूरा प्रस्तावना। दोस्तों, इस टॉपिक को क्लियर करेगा और अगला सेशन में अगले टॉपिक को हम लेके आएंगे। इसके तब तक के लिए नमस्कार।